सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 12 का जो गृह विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 24 पढ़ेंगे, वस्त्र निर्माण। पिछले पार्ट में हम तंतु के बारे में पढ़ा, सूत के निर्माण के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे वस्त्र का निर्माण, यानी तंतु से क्या बना, सूत बना, उसको कई प्रक्रिया देके उसको फिर धागे का एक मजबूत धागा बनाया गया। अब धागे के बाद में क्या बनाया जाता है, फिर उससे वस्त्र का निर्माण किया जाता है। जो करगे से कई तरह के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, वो हम देखेंगे इस पाठ के अंतर्गत। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और साथ में आपको शेयर भी करना है, ताकि जो अन्य स्टूडेंट है जो इस बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, जो NIOS के स्टूडेंट है, ये राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के स्टूडेंट है और जिन्होंने गृह विज्ञान विषय ले रखा है, ताकि उनको भी फायदा हो सके। जब आप अपने पहनने के कपड़े या कपड़ों, पर्दे या चादर के लिए प्रयुक्त कपड़ों को देखते हैं, जब हम क्या करते हैं, अपने जो पहनने के कपड़े हैं, पर्दे हैं, चादर के लिए प्रयुक्त कपड़े को देखते हैं, तो क्या आप उनमें कुछ भिन्नता पाते हैं कि हमने देखते हैं कि जो हमारे पहनने के कपड़ा है वो तो किस तरह का, वो बड़ा मुलायम होता है, बहुत बारीक धागा होता है। इसी तरह आप पर्दे का कपड़ा देखते हो, चादर का कपड़ा देखते हो, तो उसका जो धागा भी अलग तरीके का होता है उसके अंदर, है ना, और वो थोड़ा मोटा होता है। तो ये सभी जो वस्त्र, ये कपड़े हैं, वो क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ वस्त्र मोटे, कुछ पतले, कुछ सादे, तो कुछ डिजाइनदार, कुछ कड़े, तो कुछ मुलायम होते हैं। यदि आप अपने कपड़ों का निरीक्षण करें तो पाएंगे कि आपके अधोवस्त्र या अंडरवियर बाहर पहने जाने वाले कपड़ों से भिन्न है। कपड़ों में ये भिन्नता उसकी बनावट के कारण है। पिछले पाठों में आप सीख ही चुके हैं कि तंतु और सूत वस्त्र के गुणों, दिखावट व पहनावे को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार वस्त्र बनाने की विधि भी वस्त्र के इन सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस पाठ में आप वस्त्र निर्माण और उससे संबंधित अन्य विषयों के बारे में पढ़ेंगे। तो वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, उसके से संबंधित अन्य विषयों के बारे में हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। पाठ का पढ़ने का उद्देश्य क्या है, वस्त्र निर्माण की विधियों का वर्णन कर पाएंगे, कपड़े की व ऊन की बुनाई की प्रक्रिया की व्याख्या कर पाएंगे, आधारभूत बुनाइयों का वर्णन कर पाएंगे, बुने हुए वस्त्रों तथा निटेड वस्त्रों के में विभेदीकरण कर पाएंगे। वस्त्र क्या है, अब देखते कि वस्त्र क्या होता है। पिछले पाठ में आपने तंतु व सूत के विषय में पढ़ा, परंतु जब आपसे टेक्सटाइल का अर्थ पूछा जाए तब आप वस्त्रों, कपड़े, बने बनाए कपड़ों के विषय में सोचते हैं। देखो, पिछले बार में हमने तंतु और सूत के बारे में पढ़ा, लेकिन जब आपसे टेक्सटाइल की बात कही जाए, टेक्सटाइल का अर्थ पूछा जाए तो वो क्या होता है, बना बनाया कपड़ा होता है, ठीक है, या बना बनाया वस्त्र होता है, उसके बारे में हम सोचने लगते हैं। वस्तुतः पोशाक और घरेलू उपयोग के वस्त्रों आदि का रूप देने से पहले तंतु या सूत को वस्त्रों का रूप देने की आवश्यकता होती है। देखो, जब किसी भी कपड़े को पोशाक या घरेलू उपयोग वाले वस्त्र आदि का रूप देने से पहले तंतु और सूत को कपड़े का रूप देना या वस्त्र का रूप देने की आवश्यकता होती है। कपड़े का कोई भी टुकड़ा वस्त्र है, तो कपड़े का जो भी टुकड़ा वो क्या कहलाता है, वस्त्र कहलाता है। जब आप बाजार जाते हैं तो क्या देखते हैं, दुकानों पर कई प्रकार के वस्त्र उपलब्ध है। आइए देखें वस्त्र किस प्रकार बनते हैं, वस्त्र का निर्माण कैसे होता है। वस्त्र कई प्रकार की तकनीकों से बनाए जाते हैं। आइए उन तकनीकों के नाम जानें। पहला है वीविंग, दूसरा है बुनाई या निटिंग, तीसरा है बिना बुने वस्त्र यानी नॉन वोवन, चौथा है ब्रेडेड वस्त्र, पांचवा है जाली या नेट वाले वस्त्र, छठा है लेस। तो ये हो गए वस्त्रों की बुनाई, ये वस्त्रों की कई प्रकार। आइए इन तकनीकों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। वस्त्र बुनाई, वीविंग, ये वस्त्र बुनाई क्या है। वस्त्र बुनना यानी वीविंग। देखो, कई बार प्रश्न इंग्लिश के शब्दों से भी पूछा जाता है कि वीविंग किसे कहते हैं। तो वीविंग का मतलब होता है वस्त्र को बुनना। ये वस्त्र बनाने का सबसे आसान तरीका है। आपने चटाई बुनते हुए अवश्य देखा होगा। ये चटाई बनते हुए देखा होगा आपने कि चटाई कैसे बनती है। वस्त्रों की बुनाई में सूत के दो समूह समकोण पर अर्धगच्छित, है ना, अर्धगच्छित होते हैं। देखो, इस तरह से बनाए जाते हैं। ये आपने चटाई की बुनाई देखी होगी, तो आपने प्रैक्टिकल भी दिया होगा, प्रैक्टिकल तैयार किया होगा, तो उसमें देखो ये चटाई इस तरह से बनाई जाती है। वीविंग में दृढ़ वस्त्र प्राप्त होते हैं, दृढ़ यानी मजबूत वस्त्र प्राप्त होते हैं। क्या आपने पॉपलिंग, डेनिम और केरेम्बिक वस्त्रों के नाम सुने हैं। ये सभी कपड़ों की दुकानों पर उपलब्ध है और आपने इससे बने कपड़े अवश्य पहने होंगे। अगला है बुनाई यानी नीटिंग। तो ये वस्त्र वीविंग हो गया, वस्त्र बुनना यानी वीविंग हो गया, ठीक है। अगला है बुनाई यानी नीटिंग। अब नीटिंग में इस तरह से होता है। देखो, यहाँ से मोस्ट प्रश्न बनते हैं आपके, क्योंकि आप ध्यान रखना, ये पढ़ना है कि वस्त्र बुनाई, वीविंग किसे कहते हैं। इंग्लिश वाला टर्म याद रखना, वीविंग किसे कहते हैं, वीविंग के बारे में लिखो, उसके उदाहरण लिखो। या नीटिंग किसे कहते हैं, तो नीटिंग देखो, ये ऐसे फंदे कहाँ होते हैं। अपन ने देखा होगा कि ऐसे फंदे जो ऊन होता है, ऊन के गोले होते हैं, जिससे ऊन से जो स्वेटर बनाए जाते हैं, उसमें इस तरह के फंदे डाले जाते हैं।
स्वेटर बुनते समय ऊन के एक ही गोले से फंदों को आपस में गूंथकर वस्त्र बनाया जाता है। यह प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। तो बुनाई यानी कि स्वेटर बुनना, हम बोलते भी स्वेटर बुनना, यानी उसको स्वेटर की बुनाई होती है। ठीक है, तो इस तरह से ऊन के फंदे डाले जाते हैं बुनाई से। तो ये क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। बुनाई से कपड़े में काफ़ी लचीलापन आता है और वस्त्र की आसानी से देख रेख की जा सकती है। बुनाई का उपयोग मुख्यतः होजरी के लिए किया जाता है। होजरी जो होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, उसके लिए किया जाता है। निटेड वस्त्र, अंत्य वस्त्र, टी शर्ट या मोजे आदि के लिए विशेष रूप से उपयोग होता है। तो ये ऐसी बुनाई आप कहाँ कहाँ देखोगे? जो नीटेड के वस्त्र होते हैं, अंतर वस्त्र होते हैं, टी शर्ट होते हैं, या मोजे के लिए जो वस्त्र होता है, उसके अंदर इस तरह की आप बुनाई देख सकते हो। बिना बुने वस्त्र, नॉन वोवन, ऐसे वस्त्र जो बिना बुने हुए हैं। यह वस्त्र बिना बुनाई या निटिंग के सीधे तंतुओं से तैयार किए जाते हैं। वस्त्रों को यांत्रिक बल, गोंद या ताप से आपस में जोड़ा जाता है। नमदा परंपरागत कश्मीरी कला का एक नमूना है जो बिना बुने वस्त्र का उदाहरण है। तो देखो नमदा जो है, आपने देखा होगा नमदा क्या होता है। ठीक है, तो नमदा क्या है? एक कश्मीरी कला का नमूना। ये कश्मीर के अंदर ये इस तरह का वस्त्र मिलता है जो बिना बुने वस्त्र का उदाहरण है। अगला है ब्रेडेड वस्त्र। ब्रेडेड वस्त्र उसी प्रकार बनाए जाते हैं जिस प्रकार बालों की चोटी गूंथी जाती है। ये वस्त्र सिले सिलाए वस्त्रों को संवारने और जूतों की लेस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो जूतों की लेस होती है ये बने इस तरह से होती है, उसकी बुनावट, जिसकी बुनाई है उस तरह से होती है, जिसको ब्रेडेड वस्त्र कहते हैं। अगला है नेट। ये ज्यामितीय आकार वाले छिद्रदार वस्त्र, जो नेट का कपड़ा आता है, वो इस तरह से उसकी बुनाई होती है। जिस स्थान पर सूत एक दूसरे को काटते हैं उस स्थान पर सूत की गांठ लगा दी जाती है। मच्छरदानी में इसका उपयोग आमतौर पर होता है। अगला है लेस। सूतों को आड़ा तिरछा रखकर जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं। खुली जालवत संरचना देने के लिए सूतों को फंदे डालकर या गांठ लगाकर अंतर्गछित किया जाता है। इस प्रकार बहुत ही सुंदर डिजाइन तैयार किए जाते हैं। पोशाकों की सुंदरता बढ़ाने के लिए लेस का महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। अब ये देखो लेस की डिजाइन दे रखी है। ये कुछ पार्ट के प्रश्न आ गए, इसके आपको नाम लिखना है। ये लेस हो गई, ये बुनाई हो गई, ठीक है, ये जालीदार वस्त्र हो गया, ये फंदे वाला हो गया। तो आपको देख के लिखना है, आप ये आपने पढ़ा है। वस्त्र की बुनाई क्या है? बुनाई में सूतों के दो समूह एक निर्धारित क्रम में समकोण पर अंतरचित किए जाते हैं। तो बुनाई में क्या होता है? दो जो समूह होते हैं एक समकोण पर क्या करता है? ये समकोण हो गया ये, ठीक है, और ये समकोण हो गया, ठीक है, ये समकोण को बन रहा है तो यहाँ पर एक काटते हैं आपस में एक दूसरे को। तो बुनाई में सूतों के दो समूह एक निर्धारित क्रम में समकोण पर अंतर्गछित किए जाते हैं। क्या आपने कभी चटाई या चारपाई बनते देखा है? आपने कभी चारपाई बनते देखा है? चारपाई किस प्रकार बनी जाती है? सर्वप्रथम एक ढांचे पर रस्सी लेकर समानांतर किनारे पर उसे आपस में बांधा जाता है। इसके पश्चात दूसरी रस्सी लंबाई में पहली रस्सी के एक बार ऊपर और फिर नीचे से निकाली जाती है। इस तरह की बुनाई चार खाने या चेक का प्रभाव देती है और काफ़ी दृढ़ होते हैं। वस्त्र की बुनाई भी ठीक इसी भांति की जाती है। जिस तरह से पलंग को बुना जाता है ना, ठीक है, तो एक ऊपर से एक नीचे से इस तरह से एक पहले इसको सभी को बना लिया जाता है फंदों को, फिर उसके अंदर से निकाला जाता है। तो एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से उसको निकाला जाता है। तो इस तरह की प्रभाव उत्पन्न हो जाती है बुनाई में। जो चार खाने होते हैं ये काफ़ी दृढ़ होते हैं। वस्त्रों की बुनाई भी ठीक इसी भांति की जाती है। अंतर केवल इतना है कि सूत की बुनाई में जो सूत की बुनाई होती है, सूत की बुनाई में ढांचे के स्थान पर करगे या लूम का प्रयोग किया जाता है। तो जो सूत की बुनाई में क्या होती है, ढांचा नहीं होता। अब पलंग का जो ढांचा होगा उस ढांचे के अकॉर्डिंग हम उसको बना लेंगे, ठीक है, जो चारपाई वगैरह होती है। लेकिन वस्त्रों के लिए ढांचा ना होगा, क्या होता है, उसको करगे या लूम का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र को उपयोग करते समय कुछ ऐसी शब्दावली है जो बहुतायत में प्रयोग की जाती है। यही शब्दावली लेबल पर भी देखी जा सकती है। आइए ये शब्दावली जाने दो। वो कौन सी शब्दावली होती है? वो है, पहला है किनारी। देखो ये लेबल पर भी लगी होती है। किनारी क्या होती है? सेल्वेज। कपड़े का निरीक्षण करते समय आप कपड़े की लंबाई के दोनों ओर किनारियाँ पाएंगे। तो हम कोई भी थान लेके आते हैं कपड़े का, ठीक है, तो उसकी दोनों तरफ क्या होती है? किनारी होती है। इन किनारियों को सल्वेज कहते हैं और ये कपड़े को मजबूती देती है जो वस्त्र की आगे आने वाली प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये कपड़े को क्या कहते हैं? किनारी से कपड़ा क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। ये देखो ये किनारी का डिजाइन बता रखा है कि ये हो गई किनारी, ठीक है। ये किनारी होती है जो वस्त्रों को आगे बनाने में मजबूती देती है। ये जो खड़ा सूत होता है उसको क्या बोलते हैं? ताना। और जो आड़ा सूत होता है उसको बोलते हैं बाना। तो ये ताना बाना भी क्या होता है? आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा होम साइंस में। जो खड़ा सूत जो तन के खड़ा है यानी कि खड़ा है वो ताना हो गया, जो आड़ा है वो बाना कहलाया।
ताना, ये सूत कपड़े या किनारे के समानांतर लंबाई में होते हैं, इनको एंड भी कहा जाता है। तो ताना हो गया, ये कपड़े की जो ये सूत कपड़े या किनारे के समानांतर लंबाई में होते हैं, इसे एंड, इनको एंड भी कहते हैं। बाना, जब आप एक बुना हुआ वस्त्र देखते हैं तब ताने के आड़े एक अन्य सूत चलता है जिसे बाना कहते हैं। ये ताने के साथ क्रॉस बनाते हुए अंतर्गचित होकर वस्त्र संरचना करते हैं। इनको कई बार पिक या फिलिंग भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, क्रॉस बनाता हुआ चलता है। जैसे कि देखो ये क्रॉस बनाता हुआ चल रहा है ना, ये आड़ा ताना है, ये जो आड़ा वाला ये क्रॉस बनाता हुआ चल रहा है। तो ये देखो ये बन रहा है यहाँ पर, ये क्रॉस जैसा चिन्ह यहाँ पर बन रहा है बीच बीच में, तो ये बनाता हुआ चलता है। सूत गणना, आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ बुने वस्त्र घने व ठोस दिखते हैं परंतु कुछ अन्य खुले खुले प्रतीत होते हैं। ये अंतरण सूत गणना के कारण होता है। इसका अर्थ है किसी बुने हुए वस्त्र के प्रति वर्ग इंच वस्त्र में ताने व बाने की कुल संख्या कितनी है। सूत गणना से हम वस्त्र की गुणवत्ता व टिकाऊपन का अनुमान लगा सकते हैं। अधिक सूत गणना वाले वस्त्र कम सूत गणना वाले वस्त्रों की तुलना में ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो अधिक सूत गणना वाले वस्त्र होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सूत का प्रयोग किया जाता है और उसकी जो टिकाऊ भी होते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं, कम सूत गणना वाले वस्त्रों की तुलना में ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक अच्छे वस्त्र के लिए ताने व बाने की गणना या तो बराबर या 19-20 हो सकती है। तो देखो इस तरह से करघे पर वो बनाया जाता है। करघे के विभिन्न भाग, ए का हार्नेस, बी ताना, सी ताना और सी सटल। देखो ये इस तरह से करघे के भाग बता रखे हैं। डी रीड, ये कंघी, और ई है सूत गणना। अगला है बुनाई की प्रक्रिया की बुनाई की प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है। बुनाई की प्रक्रिया की चटाई बनाने की प्रक्रिया से तुलना की जा सकती है। चटाई बनाते वक्त हर ढांचे पर कुछ रस्सियों को एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है। चटाई बनाने वाला अपनी उंगलियों से कुछ रस्सियों को उठाकर उसके नीचे से लंबाई में दूसरी रस्सी निकालता है, फिर उसे एक मोथरे चाकू से धक्का देकर कस देता है और इस प्रकार एक दृढ़ चटाई बनती है। बुनाई में इसी प्रकार की प्रक्रिया करघे या लूम द्वारा होती है, परंतु आजकल बुनाई प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पावर लूम का प्रयोग किया जा रहा है। ताने को एक दूसरे के पास समानांतर बिछा दिया जाता है, फिर हाथ से या किसी अन्य उपकरण से कुछ तानों को उठाकर अन्य को अपनी पूर्व स्थिति में रहने दिया जाता है। इस दो भागों में विभाजित ताने के बीच में शटल द्वारा बाना निकाला जाता है और गूंथने का एक चरण पूर्ण हो जाता है। एक ताना छोड़कर एक को उठाकर बुनाई करने से साधारण बुनाई वाला वस्त्र प्राप्त होता है। बुनाई को दृढ़ व संगन करने के लिए बाने को एक कंघी जैसे उपकरण से पीटा जाता है जिसे रीढ़ कहा जाता है। हथकरघे में ये सब प्रक्रियाएं हाथ द्वारा की जाती है। आजकल यंत्र चलित करघों का प्रयोग तेजी से बुनाई करने के लिए किया जाने लगा है। अगला है आधारभूत बुनाई। आपने अपने कपड़ों में भिन्न भिन्न प्रकार के बुने हुए डिजाइन देखे होंगे। ये डिजाइन निम्न के कारण हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सूत जैसे साधारण सूत, जटिल सूत और प्रकाशित सूतों का प्रयोग करके ताने और बाने को भिन्न भिन्न तरीकों के से अंतर्गचित करके साधारण बुनाई क्या होती है। देखो यह बुनाई का सबसे साधारण नमूना है और बनाने में भी सबसे कम खर्चीला है। आमतौर पर पहने जाने वाले कई वस्त्र जैसे कि मलमल के दुपट्टे, आर्गेंडी और शिफॉन की साड़ियाँ इत्यादि ये सादी बुनाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें कपड़े की चौड़ाई में प्रत्येक ताना सूत के ऊपर और नीचे बारी बारी जाता है। यदि सूत काफ़ी नज़दीक होते हैं तब सादी बुनाई की सूत गणना अधिक होती है और इससे बनने वाला वस्त्र भी दृढ़ व टिकाऊ होता है। तो जितनी उसमें ज़्यादा बुनाई होगी, सूत पास पास में होगा, तो ये अभी हमने ताना और बाने वाले देखा था, अपने चित्र देखा था, उसके जैसे ही उसकी बुनाई होती है। तो आप जो जॉर्जेट है, कॉटन है, मलमल के दुपट्टा, उसकी आप बुनाई देख सकते हो। तो आपको इसी तरह का उसमें पैटर्न दिखाई देगा। ये देखो इस तरह का उसमें पैटर्न होता है, ठीक है। सादी बुनाई दो प्रकार की होती है। रिब बुनाई, पहला है रिब बुनाई। किसी भी एक दिशा में पतले सूत को मोटे सूत के साथ या इकेरे सूत के साथ प्रयोग करके वस्त्रों में रिब या लाइन का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। अगला है बास्केट बुनाई। इस सूत में दो या अधिक बाना सूत उतने ही ताना सूत के साथ एक इकाई की भांति अंगचतित किए जाते हैं ताकि बास्केट बुनाई वाला प्रभाव उत्पन्न हो। मेटी वस्त्र जो क्रॉस स्टिच कढ़ाई के लिए उपयोग किया जाता है, इसका एक उदाहरण है। तो इस तरह से बास्केट बुनाई होती है। टिविल बुनाई, ये देखो बुनाई के प्रकार भी आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा था टिविल बुनाई क्या है। इस बुनाई में वस्त्र पर एक तिरछी रेखा बनती है। ये बहुत मजबूत और टिकाऊ बुनाई होती है, अतः ये आमतौर पर पुरुषों के सूट व कोट के कपड़े व जींस के कपड़े में भी प्रयोग की जाती है। साधारण बुनाई की अपेक्षा टिविल बुनाई के कपड़ों पर धूल कम दिखाई देती है, तभी तो जींस का कपड़ा जल्दी से खराब मेला नहीं होता है, ठीक है। तो ये टिविल बुनाई इस तरह से की जाती है।
अगला है साटिन बुनाई। जो साटिन का वस्त्र आता है उस पर इस तरह साटिन की बुनाई की जाती है। इस बुनाई में वस्त्र पर सुंदर चमकीली सतह सी बन जाती है। ऐसा वस्त्र की सतह पर ताना सूत के लंबे फंदों के कारण होता है। साटिन बुनाई में ताना सूत कई बाना सूतों के ऊपर फंदा बनाने के बाद एक बाना सूत से अंतर्गछित होता है, या फिर इसके ठीक विपरीत बाना सूत कई ताना सूत के ऊपर से गुजरता हुआ अगले बाना सूत से अंतर्गछित होता है। चूंकि ये लंबे फंदे आसानी से उलझ जाते हैं, अतः साटिन बुनाई सादी व टिविल जितनी मजबूत नहीं होती। तो इस तरह से साटिन बुनाई होती है। देखो ये साटिन बुनाई का तरीका। इन आधारभूत बुनाइयों के अतिरिक्त आपने कई सुंदर व सजावटी डिजाइन वाली बुनाई भी देखी होगी, जैसे वस्त्र में बुना हुआ बूटीदार डिजाइन, कार्डराय से उभरी हुई समानांतर लंबी रेखाएं होती है, तौलिए में वस्त्र के दोनों ओर फंदे होते हैं। ऐसे सभी वस्त्र कुछ विशिष्ट हथकरघों और बुनाई की तकनीक के प्रयोग से बनाए जाते हैं, परंतु ऐसे सभी वस्त्र महंगे होते हैं। अब ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं जो पाठगत प्रश्न है, जहाँ हमने भी पढ़ा उसी के अंतर्गत है। इसके प्रश्न के उत्तर आपको पाठ के अंत में मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप कर सकते हो और अपनी पाठ्य पुस्तक से देख के इसको कर लेना। अगला है नीटिंग। अब नीटिंग बुनाई कैसी होती है? आप जानते ही हैं कि बुनाई के लिए ऊन के एक ही गोले और 2 सिलाइयों की सहायता से फंदे बनाए जाते हैं। तो ये ऊन से जो सिलाई या जो बुनाई की जाती है, फंदे बनाए जाते हैं, ठीक है, स्वेटर वगैरह बुनते समय। तो हम देखते हैं कि एक ही गोले और 2 सिलाइयों की सहायता से फंदे बनाए जाते हैं। जब एक पंक्ति के फंदे बन जाते हैं तब दूसरी पंक्ति के फंदों को पहली पंक्ति के फंदों के साथ गूंथकर वस्त्र का रूप दे दिया जाता है। वस्त्र बनाने की इस विधि से बेहतर आरामदायक लचीले वस्त्र बनाए जाते हैं। इन वस्त्रों पर सलवटें भी नहीं पड़ती। अपने लचीलेपन के गुणों के कारण ये वस्त्र भिन्न नाप के लोगों पर ठीक नाप से प्रतीत होते हैं। बुने हुए तो ये लचीले होते हैं, ठीक है। बुने हुए वस्त्र न केवल स्वेटर बनाने के काम आते हैं, बल्कि बनियान, मोजे, अधो वस्त्र जैसे होजरी के वस्त्र बनाने के काम भी आते हैं। ये वस्त्र सर्दियों के लिए विशेषकर उपयोगी होते हैं, क्योंकि ऊनी वस्त्रों में कई रिक्त स्थान होते हैं जो शरीर की ऊष्मा को कैद कर गर्माहट प्रदान करते हैं। एक ही सूत को सलाइयों की सहायता से फंदों से फंदा मिलाकर गूंथने पर वस्त्र का रूप दिया जाता है। इस प्रक्रिया से वस्त्र बनाने को बुनाई कहते हैं। बुने हुए वस्त्र में आप निम्न देखेंगे क्या होता है, क्रॉस होता है। ये वस्त्र के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े क्रमानुसार फंदों की श्रृंखला है। अगला है वेल्स। ये फंदों के लंबे व ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। तो ये वेल्स और क्रॉस इस तरह से आपको दिखाई देंगे। तो ये ऊनी वस्त्र की बुनाई में भी दिखाई दे जाएगी आपको। आपने देखा होगा कि ऊन की मोटाई को ध्यान में रखते हुए ही सिलाइयों के आकार का चयन किया जाता है। वस्त्र के किनारे जैसे बॉर्डर के लिए पतली सिलाइयों का चयन किया जाता है ताकि बॉर्डर अपना आकार बनाए रख सके। बुनाई और बुनना। अब देखो बुनाई और बुनने में क्या अंतर है। आपने देखा होगा कि वीविंग तथा निटिंग दोनों ही वस्त्र बनाने की प्रचलित विधियां हैं। तैयार वस्त्र के उपयोग तथा आवश्यक गुणों के आधार पर विधि का चयन किया जाता है। निम्न सूची से हम दोनों विधियों की तुलना कर सकते हैं। वीविंग और निटिंग, ये है वीविंग और निटिंग। तो इस तरह से वीविंग की जाती है और निटिंग। तो पहला है सूत संख्या क्या होती है, समकोर पर 2 सूत गुथे होते हैं। ये तो हो गई किसमें, वीविंग में। निटिंग में क्या होता है, एक ही सूत के फंदे बनाए जाते हैं। उपकरण हथकरघा या स्वचालित लूम होता है। और इसमें क्या होता है निटिंग के अंदर, ये तो वीविंग की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वीविंग की। ये वीविंग, ठीक है। और अगली बात हो रही है निटिंग, ये हो गया निटिंग। निटिंग की बात हो रही है इधर। तो सलाइयाँ हाथ से बुनने वाली सलाइयाँ मशीन पर बुनाई की जाती है। वस्त्र कैसा होता है, दृढ़, चिकने, स्थायी और अपनी आकृति बनाए रखते हैं। और इसमें क्या होता है निटिंग के अंतर्गत सलवटे प्रतिरोधी, खिंचावदार, लचीले व शरीर पर फिट होते हैं। देखभाल और रखरखाव। तो वीविंग में क्या होता है कि पुनः प्रयोग से पहले भली भांति धुलाई हुए वस्त्र की आवश्यकता होती है, इस्त्री की आवश्यकता होती है। तो पुनः उपयोग के लिए भली भांति धुलाई करनी पड़ती है और इसमें फिर इस्त्री भी करनी पड़ती है। अगला है निटिंग में क्या होता है, इस्त्री की आवश्यकता नहीं होती। वह धुलाई के बाद समतल जमीन पर सुखाना चाहिए। जैसे कि आपका ऊनी वस्त्र है, स्वेटर वगैरह है, तो उसको धोने के बाद में आपको इसमें सलवटें नहीं पड़ती, तो इसमें कोई भी इस्त्री की आवश्यकता नहीं होती है। उसको एक समतल जो आंगन है समतल जमीन उसमें सुखाया जाता है। डिजाइन। विभिन्न प्रकार के सूत एक रंग तथा बुनाई से बनाए जाते हैं। ये तो हो गई विविंग में, ठीक है। अब निटिंग में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के ऊन, फंदों व रंगों के माध्यम से बनाए जाते हैं। इस देखो विविंग जो है सूत से बनाया जाएगा और निटिंग ऊन से बनाया जाएगा। उपयोग, परिधान, पर्दे, चद्दर, टेबल, लिनन व अन्य कपड़ों के लिए। ये हो गया विविंग। निटिंग में होगा अधोवस्त्र, होजरी, स्वेटर, टी शर्ट, मोजों के लिए। इसमें उपयोग इसका किया जाता है। अब ये आपने क्या सीखा, ये पाठ यहाँ पर अंत हो गया, जिसमें शॉर्ट में यहाँ पर पाठ को बताया गया है, ठीक है। वस्त्र बनाना निटिंग है, बुनाई है निटिंग है, अन्य है। तो इस तरह से ये शॉर्ट में इस पाठ को बता रखा है। ये पाठागत प्रश्न हो गए और आपके जो पाठों के सारे प्रश्न के उत्तर आपको पाठ में मिल जाएंगे आराम से, जो हमने अब अच्छे से पढ़ा है। और ये पाठ में जो बीच में जो क्वेश्चन आए थे पाठागत प्रश्न, उसके ये आंसर यहाँ पर
दे रखे हैं। ये इसके आंसर हो गए। तो आप यहाँ देख के भी उसके आंसर लगा सकते हो और अपने पाठ्य पुस्तक से भी लगा सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, आपको पाठ समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।